गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम सीनियर क्लास हिंदी विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। और देखिए विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने जो है भाषा के विषय में जानकारी प्राप्त की। मोटे तौर से या मूल रूप से जो है हमने भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त की। भाषा लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं। अब जो है आज का जो हमारा प्रकरण है उससे आगे का जो टॉपिक है वो प्रकरण है व्याकरण। हम अक्सर कहते हैं हिंदी व्याकरण, संस्कृत है। तो ये व्याकरण क्या चीज़ है? क्योंकि हम कहने को तो बहुत कुछ कह देते हैं कि हमें ये याद करना है, वो करना है, जो भी है। तो व्याकरण क्या चीज़ है, उस व्याकरण के बारे में हम जो है जानेंगे। पहले तो हम इसके अर्थ को ही पहचानेंगे कि अर्थ है क्या। तो व्याकरण से आशय है, इसका अर्थ होता है विश्लेषण करना। विश्लेषण करना, ये क्वेश्चन में व्याकरण का आशय क्या होता है? विश्लेषण करना। परिभाषा, परिभाषा में क्या क्या कहा गया है देखिए। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है कि, या ऐसे मान लो विश्लेषण करना, जो ऊपर पढ़ा हमने, विश्लेषण करना, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। परिभाषा में पढ़ेंगे भाषा का विश्लेषण किसका? भाषा का विश्लेषण करेगा। ये कौन? व्याकरण। भाषा का विश्लेषण कर रचना को स्पष्ट करना। व्याकरण क्या करता है? भाषा का विश्लेषण करता है। क्योंकि हमने पहले क्या पढ़ा, पहला टॉपिक हमारा क्या था? भाषा। इसीलिए तो मैंने भाषा पढ़ाई थी कि जो भाषा होती है उसका विश्लेषण करेगा और उसकी रचना को स्पष्ट करेगा हमारे सामने, पाठक के सामने। भाषा का विश्लेषण करेगा कौन? व्याकरण। और उस रचना का स्पष्टीकरण जो है हम पाठक के सामने प्रस्तुत करेगा। तो देखिए आगे हम इसको लिखेंगे। व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध लिखने, किसी भाषा को शुद्ध लिखने तथा बोलने के नियमों, मुख्य रूप से क्या? भाषा के शुद्ध लिखने तथा बोलने के नियमों यहाँ पे ये कर लो, अच्छा रहेगा। शुद्ध रूप
भाषा के शुद्ध रूप को, लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। हो गया। उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। हम कक्षा 6 से या 3rd क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि व्याकरण व्याकरण व्याकरण। व्याकरण है क्या चीज़? व्याकरण वो चीज़ है जो एक भाषा को शुद्ध रूप लिखना, बोलना ये सिखाता है, ये ज्ञान प्रदान करता है। व्याकरण कोई भी भाषा हो, उस भाषा को शुद्धता का रूप, स्पष्टीकरण, उसका विश्लेषण हमारे सामने या पाठक के सामने प्रस्तुत करता है कि उसका शुद्ध रूप क्या है। हम किसी भी लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे, कितना शुद्ध है, कितना अशुद्ध है, ये इन सब का ज्ञान जो है, अर्थात मैं ये कहना चाहूँगा भाषा के जो शुद्ध रूप होता है, लैंग्वेज का जो शुद्धिकरण होता है, वो शुद्धिकरण रूप व्याकरण हमें प्रदान करता है। तो देखिए विद्यार्थियों, ये परिभाषा आपके सामने मैंने स्पष्ट कर दी है और यहाँ पे भाषा का शब्द का प्रयोग हुआ है, इसीलिए प्रथम क्लास जो है मैंने भाषा की ली थी। अब मैंने 0 से क्लास स्टार्ट की थी और 2nd पड़ाव पे हम चल रहे हैं। तो आगे देखिए, व्याकरण है तो व्याकरण के कौन कौन से अंग है। अब हम जो है व्याकरण के अंगों के बारे में जानेंगे। व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग, देखिए व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं। पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार। दूसरा है शब्द विचार। तीसरा है पद विचार। चौथा है वाक्य विचार। और 5वां है चलो इतना ही बहुत है, 4 ही समझेंगे फिलहाल। पहला, व्याकरण के जो अलग अलग अंग हैं इन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहला है वर्ण विचार। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वह है वर्ण। देखिए विद्यार्थियों, ये व्याकरण यही तो सिखाती है। आपने अंग्रेजी विषय के अंदर पढ़ा होगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, जो भी ये वो सूत्र क्या कहता है? वो सूत्र यही कहता है, वो व्याकरण सम्मत होता है और ये कहता है कि शब्द कहाँ उसका क्रम है, वो कहाँ उसका स्थान है, बस वो ये स्थापित करना चाहता है, वो ये सिद्ध करना चाहता है। तो वो भाषा व्याकरण ज्ञान यही प्रदान करता है कि सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और वर्ण विचार के अंतर्गत है। देखिए कि इसका उच्चारण, आकार, स्थान, देखो उच्चारण है, आकार है, स्थान है, से संबंधित जो ज्ञान है
वो व्याकरण सिखाता है, वो वर्ण विचार के अंतर्गत आता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो वर्ण होते हैं हमारे स्वर वर्ण, पहला, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। आप लोग जानते हैं ए आ ई जो भी है या क ये स्वतंत्र, ये वर्ण होते हैं, ये स्वतंत्र, ये परतंत्र जो भी है, सैगोस एगोस जो भी है, इन वर्णों का स्थान और उच्चारण कैसे होना चाहिए, उनका आकार कैसा होना चाहिए, इनसे संबंधित जो ज्ञान है, जो चर्चा होती है, वो ज्ञान और चर्चा ही वर्ण विचार कहलाती है। अर्थात हम इसको सीधी भाषा में या परिभाषा में ले तो ये कह सकते हैं हम कि वर्णों के बारे में जानकारी लेना या वर्णों के ऊपर विचार करना कि वर्ण का उच्चारण कैसे किया जाता है, उनका आकार प्रकार कैसा होता है, उनका वाक्य में कहाँ स्थान होता है, उचित स्थान, इससे संबंधित जो भी चर्चाएं होती है, जो विचार होता है, वो विचार वर्ण विचार कहलाता है। बस इससे बाहर कुछ भी नहीं है इसमें। यही व्याकरण का वर्ण विचार है, यही जो है व्याकरण का वर्ण विचार है। तो इसमें हम शब्द निर्माण की प्रक्रिया का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। उच्चारण आकार स्थान संबंधित ज्ञान से शब्द निर्माण की प्रक्रिया का ज्ञान प्राप्त किया जाता। अब एक बार समझ लो कि वर्णों को जोड़ करके एक शब्द का निर्माण होता है, वर्णों को जोड़ करके शब्द का निर्माण होता है, तो उनको कहाँ वर्ण कहाँ कहाँ स्थान होगा, उनका आकार कैसा होना चाहिए, उनका उच्चारण कैसे होगा, एक सार्थक शब्द का निर्माण करें। बस इनसे संबंधित जो ज्ञान होता है वही ज्ञान वर्ण विचार कहलाता है। यही इसका मूल भाव है। आगे हम इसके शब्द विचार, अब देखिए इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे चलते हैं हम, और अगला है हमारा शब्द विचार। शब्द विचार शब्दों के भेद, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, रचना आदि से संबंधित जो ज्ञान होता है या जो इनके ये भेद है, प्रकार है आदि प्रकारों का अध्ययन किया जाता है या विचार किया जाता है, उल्लेख किया जाता है, ये भी कह सकते हैं, या उल्लेख किया जाता है। किस में किया जाता है? शब्द विचार में। देखिए सबसे पहले एक छोटा सा सूत्र जो बना लेते हैं हम सीखने के लिए। पहले से मान लो आप, वर्ण विचार से मान लो आप, देखो वर्ण से वर्ण को जोड़ा, क्या बना? शब्द। एक छोटा सा ज्ञान प्लस शब्द को शब्द से जोड़ा, क्या बना? एक पद। क्या बना? पद। और पद को पद से जोड़ा तो क्या बना?
वाक्य। क्या बना? वाक्य। अब ये स्टेप है, प्रथम स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और ये फोर्थ स्टेप। ये चारों चीज़ें यही है, यही चीज़ समझाना चाहते हैं। सबसे पहले ये छोटी इकाई इसीलिए कही गई है, सबसे ये पहली छोटी इकाई है, इससे बड़ी इकाई ये है, इससे बड़ी इकाई ये है, इससे बड़ी इकाई ये है। ये चारों इकाई आपके सामने प्रस्तुत है, चारों का अध्ययन करना ही ये बातें हैं समझने के लिए। वर्ण विचार पहली इकाई के बारे में, वर्ण विचार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि वर्ण से वर्ण कैसे जुड़ेगा, कैसा आकार प्रकार जो है स्थान होगा, वो सभी बातें जो है इसमें आती है। फिर ये जुड़ करके वर्ण से वर्ण जुड़ा तो एक शब्द का निर्माण होता है। फिर एक शब्द से शब्द का निर्माण, पद बनते हैं और पद से पद जुड़ता है तो जो है एक वाक्य का निर्माण किया जाता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो शॉर्ट के अंदर हम समझ सकते हैं इसको। तो शब्द विचार के अंतर्गत जो है हम शब्द विचार में शब्दों के भेद है, शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे होती है और शब्दों की रचना कैसी होती है, इन आदि सभी प्रकारों का जो अध्ययन या उल्लेख इस शब्द विचार में किया जाता है कि शब्दों की रचना कैसी होनी चाहिए, उनकी उत्पत्ति कैसी है, व्युत्पत्ति कैसी है, किस प्रकार जो है उनको वेदों में बांटा गया है, आदि से संबंधित जो विचार और जो उल्लेख जो किया जाता है वो शब्द विचार के अंतर्गत आता है। बस यही है, इसमें बहुत गहरा अध्ययन है, लंबा चौड़ा है, लेकिन इस समय अभाव और यूँ कहे ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आगे चलते हैं। अगला है हमारा पद विचार। देखिए अभी मैंने बताया वर्ण है, वर्ण के बाद में जो है पद, शब्द, शब्द के बाद में पद। तो देखिए इसमें क्या आता है, इससे शब्द से शब्द निर्माण, समझने की बात है, किससे? पद से। शब्द निर्माण एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। पद विचार पढ़ रहे हैं। हाँ देखो सब तो पढ़ लिया था हमने, पद विचार। इससे शब्द से पद, शब्द से पद निर्माण की प्रक्रिया, ध्यान समझने की बात है, शब्द से पद निर्माण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया पद के विभिन्न या विविध पद, विविध रूप भी हम कह सकते हैं, या रूपों का अध्ययन या उल्लेख किया जाता है, या उल्लेख
किया जाता है, विविध रूपों का अध्ययन किया जाता है या उल्लेख किया जाता है, वर्णन किया जाता है। वर्णन भी हम लिख सकते हैं, चाहो तो वर्णन भी लिख लो। ये मतलब कुल मिला के इन सब का अध्ययन हम यहाँ पर करते हैं। कैसे? जो मैंने वो एक लाइन लिखी थी वो सभी चीज़ों को स्पष्ट करती है। इससे, किससे? इस पद विचार से। जो शब्द पहले हमने देखो वर्ण पढ़ा, वर्ण से वर्ण जुड़ा तो क्या बना? हमारा शब्द बना। अब यहाँ पर क्या होता है? शब्द से, किससे? शब्द से जो नया पद बन रहा है, बन रहा है, शब्द से पद बना। क्या बना? पद। तो जो ये समस्त प्रक्रिया है, शब्द से पद बनने की जो प्रक्रिया है, शब्द से जो पद बना उस पद की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया ही पद विचार कहलाती है। ये प्रक्रिया ही पद विचार कहलाती है कि जो इसके विविध यानी कि अनेक प्रकार के जो रूप है वो रूप ही क्या कहलाते हैं? पद विचार प्रक्रिया। तो देखिए विद्यार्थियों, आगे चलते हैं और अब है अगला है वाक्य विचार। वाक्य विचार, वाक्य विचार तो वाक्य से संबंध, भेद, अन्वय, विश्लेषण। वाक्य से संबंध, वाक्य से संबंध, अन्वय, विचार। वाक्य विचार हम पढ़ रहे हैं तो वाक्य संबंध जो अन्वय होते हैं, भेद, संबंध भेद होते हैं, संबंध भेद, अन्वय, विश्लेषण, संबंध भेद, अन्वय, विश्लेषण। इसको विचार विश्लेषण कर लेते हैं। विश्लेषण वाक्य के संबंध में, वाक्य के संबंध भेद, अन्वय, विश्लेषण, संश्लेषण, रचना, अवयव, संश्लेषण, रचना, अवयव, तथा वाक्य निर्माण की, तथा वाक्य निर्माण की समस्त जानकारी ही वाक्य विचार। जानकारी करना, ये भी लग सकते हैं हम। जानकारी प्राप्त करना या जानकारी करना वाक्य विचार कहलाता है। इतना ही पूछेगा, आपसे ज़्यादा नहीं पूछेगा। कि वाक्य विचार क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है सीधा सीधा कि वाक्य के ऊपर विचार करना। जो वाक्य निर्माण होता है उसके ऊपर विचार करना, और विचार करते तो क्या होता है कि वाक्य के संबंध में, वाक्य के संबंध जो भेद होता है, संबंध भेद, अन्वय, शब्द की, ये वाक्य की पहचान, उस वाक्य का विश्लेषण करना, उस वाक्य का संश्लेषण करना, उस वाक्य की रचना क्या है, उसका अवयव क्या है, तथा वाक्य का निर्माण किस प्रकार हो रहा है। इन सभी की जो जानकारी है वो जानकारी वाक्य विचार कहलाती है। अर्थात वाक्य निर्माण में जो सभी ये इसके टॉपिक है, ये जो भाग है, ये बातें हैं, इन वाक्य निर्माण कैसे हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, कितने प्रकार के भेद है, किस
उसकी रचना कैसी है, हैं, उसका विश्लेषण कैसा है, उसका संश्लेषण कैसे होगा, उसके संबंध में जो भेद है वो किस प्रकार है, उसका समस्त अवयव जो है उन अवयवों की जानकारी प्राप्त करना, उन अवयवों का ज्ञान प्राप्त करना ही वाक्य विचार कहलाता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने जो है व्याकरण से संबंधित जो भी मोटे रूप से आपके सिलेबस में या दे रखा है तो उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, और इसलिए कहते हैं व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि व्याकरण संबंध शब्दकोश शुद्ध रूप भाषा का जो हमें प्रदान करता है। तो व्याकरण के बारे में हमने बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त की। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने जो है व्याकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए अध्ययन किया। अब हम जो है आगे अगली क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए विद्यार्थियों, अभी जैसे इस क्लास को मैंने समापन किया, उस क्लास के अंदर एक टॉपिक रह गया था, तो उस टॉपिक को मैं अभी सोचा मैंने अभी क्लियर कर दूं। तो देखिए, लिपि जो हमारी हिंदी की लिपि थी वो देवनागरी लिपि थी। देवनागरी लिपि भारत की जो दो प्राचीनतम लिपियाँ थी वो थी ब्राह्मी और खरोष्टी। ये ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि से ही देवनागरी का विकास हुआ था। यानी देवनागरी जो लिपि है उसका निर्माण किस हुआ? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि से हुआ था। अब जो है हम जानना चाहेंगे कि ये जो लिपि है कौन सी? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि पहले वाले सिलेबस में आप इसको जोड़ सकते हैं, पहले टॉपिक रह चुका था, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी देना भूल गया, और अभी इसके बारे में जानकारी छोटी जानकारी है जो हम देना चाहेंगे कि इसकी क्या विशेषता होती है। तो देखिए, ये हमेशा ये है लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। कौन सी? देवनागरी लिपि। और दूसरी विशेषता इसकी यह उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। इसका मतलब ये है उच्चारण के रूप हम जैसा बोलेंगे वैसा ही लिखेंगे। अन्य भाषाओं में ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए छोटा सा उदाहरण जो आप सब लोग जानते हैं, आप अंग्रेजी में बोलोगे तो कहोगे साहब अंग्रेजी में आपने एप्पल बोला तो एप्पल आप अंग्रेजी में लिखोगे, हैं? आपने बोला काम, मान लीजिए, तो काम ही बोला, काम ही लिख दिया। जबकि साहब अंग्रेजी में काम बोलो वर्क, है कार्य। तो समझाना ही चाहूँगा, हम जो उच्चारण करते हैं वैसा ही लिखते हैं। ये इसकी दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता क्या है? समस्त लिपि या यूं कहें संपूर्ण लिपि स्वर एवं व्यंजन, स्वर एवं व्यंजन में विभक्त है, में विभक्त है, अर्थात बटी हुई है। संपूर्ण लिपि, पूरी देवनागरी लिपि जो है स्वरों और व्यंजनों में, आप निकाल के देख लो आप एक बार, स्वर और व्यंजन इन दोनों को छोड़ कर कुछ लिखने का प्रयास करो। क्या कोई लिख सकते हो? क्या नहीं लिख सकते, सवाल ही नहीं है। तो आगे चलते हैं। इसमें एक ये भी है, एक वर्ग का उच्चारण स्थान, एक वर्ग का उच्चारण स्थान जो है वो, या यूं कहें कि एक वर्ग के वर्णों का उच्चारण जो है एक स्थान से होता है। एक वर्ग के ये कर सकते हैं हम, एक वर्ग के वर्णों का, एक ही बात है,
वर्णों का उच्चारण स्थान एक ही स्थान होता है। स्थान जैसे कंठ है, औष्ठ है, मूर्धन्य है, दंतव्य है, तो एक वर्ग का जिससे पैवर्ग है, पूरा पैवर्ग है, तो पैवर्ग है, पैवर्ग का स्थान और साफ जैसे मान लीजिए औष्ठ है, तो औष्ठ से वो स्पर्श व्यंजन है, औष्ठ से स्पर्श व्यंजन स्थान है, जो स्थान है वो संपूर्ण वर्ग है। ये एक वर्ग एक लाइन है, उसका स्थान जिससे है पूरे वर्ण उसी से बोले जाएंगे। इस लाइन का ये अर्थ है। आगे चलते हैं। इसकी ध्वनियों में, इसकी ध्वनियों में संसार की समस्त भाषाओं या ध्वनियों का उच्चारण, या तो हम कह सकते हैं उच्चारण, या जो है ध्वनि निकाल सकते हैं, उच्चारण निकाल सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं। देखिए संसार की सभी जो ध्वनियाँ होती है, जो संसार की भाषाएं होती है, सभी भाषाओं की ध्वनियों का जो उच्चारण है वो उच्चारण हम कर सकते हैं। अगली जो परिभाषा बहुत ही मोस्टली है, शिरोरेखा। शिरोरेखा, शिरोरेखा का प्रयोग, शिरोरेखा का प्रयोग होता है। देख लीजिए, ये इसे कहते हैं शिरोरेखा। बाकी आप अंग्रेजी में चली जाइए, किसी में और किसी भी लिपि में जो है ये शिरोरेखा का प्रयोग नहीं होता है। और अगला है अनुस्वार। अनुस्वार और जो हमारे अनुनासिक वर्ण होते हैं या ध्वनियाँ होती है, अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों के लिए, अनुस्वार और अनुनासिक जो ध्वनियाँ हैं, इन ध्वनियों के लिए पृथक चिन्ह है। यानी कि जो मान लीजिए हमने अनुस्वार लगा दिया या इसको चंद्र बिंदु लगाई, तो इनके लिए अलग से क्या है, ये क्या है, चिन्ह है, अलग से चिन्ह है इनके लिए, और किसी भाषा में ये नहीं मिलता है। अगला है वर्णों की स्पष्टता। वर्णों की स्पष्टता, ये समस्त बातें जो ये है, ये सब देवनागरी लिपि है। देखिए मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये समस्त परिभाषा है। जैसे मान लीजिए वर्णों की स्पष्टता, जैसे मान लीजिए हमने लिखा क म ल, सीधा सा पूरे वर्ण स्पष्ट है। लेकिन मान लीजिए कोई जैसे उर्दू है, बंगाली है, जो भी है, किसी भाषा में ये सब नायत को सिर रेखा, ये समस्त विशेषताएं उसमें नहीं होती है। ठीक है, आदि ये चीज़ जो टॉपिक रह गया था ये आज हमारा कंप्लीट हुआ। आप इसको देखिए, याद करिए और स्मरण करिए। इतना आपके लिए बहुत है। धन्यवाद।